नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं रोजाना एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को और चेक कर सकते हैं आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। ये क्वेश्चन टोटली बेस्ड है जनरल स्टडीज और करंट अफेयर के ऊपर। वीडियो को यूटिलाइज करिए प्रैक्टिस के लिए और चेक करिए कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर रहे हैं। और वीडियो के एंड में आप अपना स्कोर करना मेंशन करना ना भूलें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बात और मैं बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ और भी वीडियो के लिंक है, प्लेलिस्ट का भी लिंक है जिसे देख करके आप रिवाइज भी कर सकते हैं और भी दूसरी वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। विद रेफरेंस टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। इस क्वेश्चन में आपसे जो पूछा जा रहा है वो जीडीपी के बारे में पूछा जा रहा है। जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और यहां आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। और नीचे आपसे बोला जा रहा है कि करेक्ट ऑप्शन चूज करिए और करेक्ट ऑप्शन आपको स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए चूज करना है। ठीक है, और नीचे ऑप्शन है। तो देखते हैं पहले फर्स्ट ऑप्शन में स्टेटमेंट में क्या है आपके लिए। इट इज मेजर ऑफ टोटल आउटपुट ऑफ इकोनॉमी आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ इनपुट एंड रॉ मटेरियल। यानी कि जीडीपी का मतलब यह है कि एक कंट्री के अंदर जो टोटल आउटपुट होता है उसके बारे में बोला जा रहा है कि वो होता है आफ्टर डिडक्टिंग द इनपुट एंड रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है और इनपुट का जो भी कॉस्ट है उसको डिडक्ट करने के बाद जो भी वैल्यू आती है उसे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाता है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज रिलीज बाय द नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। हमारी कंट्री में एनएसओ जो है, नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो इस डाटा को पब्लिश करती है। तो दो ये स्टेटमेंट आपके पास हो गए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए, यानी करेक्ट स्टेटमेंट ही आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अब बात करते हैं जीडीपी की डिटेल में। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब ये होता है कि एक कंट्री के अंदर उसकी जो बाउंड्री है उसके अंदर इकोनॉमी एक्टिविटी जितनी भी हुई उसकी एक वैल्यू होती है। ये एक एनुअल वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विस जो भी प्रोड्यूस हुई है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट हमारी कंट्री में बनता है, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट जो भी बनता है उसकी वैल्यू, इसके अलावा जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की गई है उसकी वैल्यू। जब हम इन दोनों वैल्यू को प्लस कर देते हैं तो इसे जीडीपी एक्चुअल में बोला जाता है। ठीक है, इसे मेजर करने के आप कह सकते हो तीन मेथड है, प्रोडक्शन मेथड है, इनकम मेथड है और एक्सपेंडिचर मेथड है। यानी कि तीन मेथड को यूज करके इसे कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि भाई अगर इसमें से कॉस्ट ऑफ इनपुट और रॉ मटेरियल का अगर कॉस्ट आप डिडक्ट कर देते हो, यानी इन दोनों को अगर आप माइनस कर देते हो इसके अंदर, तो उसे बोला जाता है ग्रोस वैल्यू एडेड। ठीक है, इसे बोला जाता है ग्रोस वैल्यू एडेड। तो आपको यह ध्यान रखना है कि दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। इसका मतलब ये हुआ जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका वो हो गया नॉट करेक्ट, यानी कि गलत हो गया। हाँ, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है जिसमें आपसे ये बोला जा रहा है कि नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस डाटा को प्रोड्यूस करता है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। टाइम पीरियड इसका 1 ईयर होता है, यानी कि 1 फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होती है पर्टिकुलर कंट्री के अंदर उसे बोला जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है द टर्म ओपन मार्केट ऑपरेशन रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि आपको यह बताना है ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होता है, ये जो टर्म है ये किस चीज से रिलेटेड है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यानी कि गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी होती है जिसे वो इशू करती है और बाद में परचेज करती है, उसे वो जो एक्टिविटी परफॉर्म होती है उसे ओपन मार्केट ऑपरेशन बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि फॉरेन से जो भी पैसा आता है उसे जो एक्सचेंज होता है, जो प्रोसीजर होता है उसे ओपन मार्केट ऑपरेशन बोला जाता है। सी में आपसे बोला जा रहा है गोल्ड डिपॉजिट, यानी कि गोल्ड जो भी हम लोग जमा करते हैं या आरबीआई जिसे मेंटेन करती है सिक्योरिटी, उसे बोला जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग ये है कि पार्टिसिपेटरी नोट्स जो होते हैं उसे, ये जो चीजें टर्म है वो ओपन मार्केट ऑपरेशन से रिलेटेड है। तो आपको ये बताना है ये चार ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या है जो कि रिलेटेड है टोटली ओपन मार्केट ऑपरेशन से। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट की जितनी भी सिक्योरिटी है, यानी कि बॉन्ड हो गया, शेयर हो गया, ठीक है, डिवेंचर, जो भी चीजें हैं
उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती है वो आती है ओपन मार्केट ऑपरेशन में। और इस एक्टिविटी को दो तरीके से परफॉर्म किया जाता है। फर्स्ट है आपका ओपन कंट्रोल रिसेशन और सेकंड है आपका कंट्रोल इन्फ्लेशन। अब रिसेशन और इन्फ्लेशन टर्म को पहले समझ लीजिए। रिसेशन का मतलब ये होता है जब लोगों के पास पैसा नहीं होता है, ठीक है, जब ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है जब गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस जो है, रेट जो वो इंक्रीज हो जाती है, इस कंडीशन को आप बोल सकते हैं इन्फ्लेशन है, ठीक है। अब इन दोनों ऑपरेशन को गवर्नमेंट क्या करती है, जब भी गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि भाई रिसेशन आ रहा है तो वो क्या करती है, अपने जितने भी उसने बॉन्ड है, शेयर है, डिवेंचर है, उसे परचेज कर लेती है, ठीक है। यानी कि आप ये बोल सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी आरबीआई की तरफ से क्या होता है कि भी मनी को फ्लो किया जाता है, ठीक है, बैंक की तरफ। और इसमें कंट्रोल इन्फ्लेशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि जो भी उसके पास शेयर, डिवेंचर या बॉन्ड है उसे वो इश्यू करती है और बदले में कि जो मनी है, करेंसी है, इसे अपने पास ले आती है, ठीक है। ये दो प्रोसेस है। तो करेक्ट आंसर जो आपका हो गया वो आपका हो गया ऑप्शन ए। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है ये जो भी सिक्योरिटी पेपर होते हैं गवर्नमेंट के उससे रिलेटेड है, जिसमें वो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को मेंटेन करने का काम करती है। और इसे दो तरीके से किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप बोल सकते हो रिसेशन को कंट्रोल करके और दूसरा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके। बाकी आप ये देख सकते हो कि उसके बाद इंपैक्ट क्या पड़ता है लोगों को, वो ये देख सकते हो कि जब मनी आएगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन कर पाएंगे और जब मनी लोगों के पास जाएगा तो भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। यानी कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो भी है उसको एक तरह से कंट्रोल करने की ये एक्टिविटी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू चोला अंपायर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपसे जो पूछा जा रहा है वो चोल अंपायर के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं जो चोल साम्राज्य था हमारी कंट्री में उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन है। और आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। फिर आपसे बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको चूज करना है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1 द चोला अंपायर वाज फाउंडेड बाय द विजयालय जो थे उन्होंने इस चोला अंपायर को स्टैब्लिश किया था, ये इसके फाउंडर थे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है प्रोजेक्ट डिजिटल पुम्पहूर हैज बीन लॉन्च टू द रिक्रिएट द पोर्ट सिटी ऑफ चोला। अभी ये बोला जा रहा है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है प्रोजेक्ट डिजिटल पुम्पहूर। और इस प्रोजेक्ट के अंदर जो टारगेट रखा गया है वो ये है कि भी जितने भी पोर्ट सिटी थी चोला अंपायर में उसे दोबारा से रिक्रिएट किया जाए, ठीक है, ये ऐसा बोला जा रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट हो गए। अब आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट के हिसाब से अपना आंसर। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। और अगर हम बात करें सी स्टेटमेंट की, ऑप्शन की, इसमें बोला जा रहा है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट में आपके पास है डी ऑप्शन जिसमें बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस इसमें दोनों गलत बताए जा रहे हैं, इसमें दोनों सही बताए जा रहे हैं। तो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या है, चलिए क्वेश्चन का अटेम्प्ट करके आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। सी का मतलब ये है कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि हमारी कंट्री, इस मैप को देखकर आप समझ सकते हो, हमारी कंट्री में जो साउदर्न एरिया है यानी कि दक्षिण भारत जो है वहां पर ये चोल अंपायर था। ये जो ब्लू कलर का आपको जो दिख रहा है ये चोल अंपायर हुआ करता था पुराने टाइम पर, ठीक है, जिसके अंदर श्रीलंका भी इंक्लूडेड है। और ये जो आप पिंक कलर का स्पॉट देख रहे हो तो ये जो देख रहे हो ये इसमें चोल अंपायर का इन्फ्लुएंस था। यानी कि यहाँ पे चोल साम्राज्य या तो ट्रेड करते थे या फिर इनका जो साम्राज्य था बाकी दूसरे इसमें इनके ऊपर इन्फ्लुएंस रहता था, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो कि साउथ एरिया जो है, साउदर्न एरिया जो हमारी कंट्री का है वहां पर पर्टिकुलरली ये अंपायर यानी कि ये साम्राज्य लोकेटेड था। और ये जो बात आपसे बोला जा रहा है विजयालय, तो विजयालय ही इसके फाउंडर थे जिन्होंने इस चोल साम्राज्य को स्टैब्लिश किया था, ठीक है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो तमिलनाडु के अंदर जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये डिसाइड किया है कि भी जितनी भी पोर्ट सिटी है, जैसे आप ये देख सकते हो ये पोर्ट सिटी आपको पोर्ट सिटी जो कि बिल्कुल ये बे ऑफ बंगाल के साथ जो कनेक्टेड है, इन सारी सिटी को जो सिटी है जितनी भी पोर्ट सिटी है उसे डेवलप किया जाएगा और इसे यूज किया जाएगा इस पोर्ट को फर्दर ट्रेड करने के लिए। यानी कि आप ये बोल सकते हो हमारी कंट्री में हिस्ट्री में ये भी ट्रेड पहले भी हुआ करता था। यानी कि जितने भी साउथ एशियन जो कंट्री है, ये जो सार्क कंट्री बोल लीजिए या फिर एशियन कंट्री है, इनके साथ जो पहले भी ट्रांजेक्शन हुआ करता था, पहले ट्रेड हुआ करता था, उसे दोबारा से स्टैब्लिश करने के लिए हमारी कंट्री में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि डीएसटी ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है, उन्होंने डिसाइड किया एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना जिसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट डिजिटल पुम्पहूर। और इसमें इस पर्टिकुलर सिटीज
पोर्ट सिटी को डेवलप किया जाएगा दोबारा से। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द बबूर बाबोब ट्री, यानी कि अब ये टर्म जो है आपके पास बाबोब, इसके बारे में पूछा जा रहा है, ये जो ट्री है इसके रिगार्डिंग में, और आपसे बोला जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, ठीक है। नीचे आपने चूज करना कि करेक्ट आंसर क्या है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, बाबोबाब जो ये ट्री होता है आर एवरग्रीन ट्री रेंजिंग द हाइट फ्रॉम 5 to 20 मीटर, यानी कि आप ये बोल सकते हो ये एक तरह का ट्री है, ठीक है। इस ट्री की जो हाइट होगी वो 5 मीटर से लेकर के 20 मीटर के बीच में रहती है, ये आपसे बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट। और ये भी बोला जा रहा है ये एवरग्रीन ट्री की कैटेगरी के अंदर ये आती है, ठीक है। और दूसरा आपसे बोला जा रहा है स्टेटमेंट में दे ग्रो नेचुरली इन द लो लाइंग एरिया ऑफ गंगेटिक प्लेन, यानी कि गंगेटिक प्लेन जो गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है, गंगेटिक प्लेन है, उस एरिया में ये ट्री ग्रो होता है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 2। तो ये दो स्टेटमेंट हो गए आपके पास। अब आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग ओनली सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ 1 and 2 ये दोनों ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग नाइदर 1 nor 2, इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। यहां पे दोनों सही बताए जा रहे हैं, यहां गलत बताए जा रहे हैं। अब आपको चूज करना है कि करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है। चलिए बताइए आंसर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका आंसर डी। डी का मतलब ये कि दोनों ही स्टेटमेंट, पहले जो आपसे बोला गया था ये एवरग्रीन ट्री है, ये एवरग्रीन ट्री ना होके डिसीडियस ट्री है। अब एवरग्रीन ट्री और डिसीडियस ट्री में डिफरेंस ये होता है कि एवरग्रीन ट्री में ये होता है कि पूरे ईयर, यानी कि पूरे साल भर, पूरे साल यहाँ पे पत्ते रहते हैं और ये हरा भरा रहता है। लेकिन डिसीडियस ट्री की बात करें तो साल में एक टाइम ऐसा आता है जब इसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं, जितनी लीव्स है वो ड्रॉप हो जाती है और फिर बाद में नए पत्ते आते हैं, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो हो गया हमारा गलत हो गया। बाकी हाइट के बारे में जो आपसे बोला जा रहा था ये 5 to 20 मीटर इसकी हाइट होती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये ट्री आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरह का होता है जो कि आपके लिए पिक्चर में अवेलेबल है। अच्छा, बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। तो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला गया कि गंगेटिक रीजन में जो है उस रीजन के आसपास ये ट्री होता है, जो कि गलत है। हमारी कंट्री के अंदर ये एंडेमिक कैटेगरी के अंदर आता है, जो कि इजिली अवेलेबल नहीं है ये ट्री। तो फिर बात आती है कि भाई ये ट्री होते कहां है। तो ये अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है उसके आसपास ये ट्री है, यानी कि ये कह सकते हो हमारी कंट्री में ये अब एंडेमिक कैटेगरी के अंदर आ चुके हैं, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। और इसकी जो प्रेजेंस है वो है अब अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो यानी कि आप ये बोल सकते हैं दोनों ही स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एनआरसी के बारे में, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है रिगार्डिंग एनआरसी। एनआरसी का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपसे बोला जा रहा है कि एनआरसी इज अ सिटीजन रजिस्टर कंटेनिंग द नेम ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी एक तरह का रिकॉर्ड मेंटेन करने का एक रजिस्टर है जिसके अंदर हमारी कंट्री के अंदर जितने भी सिटीजन है, सिटीजन का मतलब है जो कि हम इस पर्टिकुलर इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, उनकी एंट्री इसके अंदर होती है। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट हैज बीन प्रिपेयर्ड ओनली वंस आफ्टर द सेंसस 1951 के बाद जो सेंसस हुआ, ठीक है, उससे सेंसस हुआ था, उसके बाद ही इसे सिर्फ एक बार ही, यानी कि वंस, यानी कि एक बार ही हमारी कंट्री में प्रिपेयर किया, यानी कि दोबारा अभी तक इसे प्रिपेयर नहीं किया गया। अभी आपको मालूम ही है कि इसके अंदर काफी अमेंडमेंट भी हुआ है और इस वजह से क्वेश्चन काफी न्यूज में भी है, जिस वजह से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ये टॉपिक काफी बर्निंग टॉपिक है आज के टाइम पर। तो आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करते हुए। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, अकॉर्डिंग ऑप्शन बी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी नाइदर 1 nor 2, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो अगर करेक्ट आंसर की मैं बात करूं तो ये आपका आंसर सी है। सी का मतलब ये है कि दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी कि एनआरसी, ठीक है, इसके अंदर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, जितने भी लोग हमारी कंट्री में सिटीजनशिप है जिनके पास, उन सब का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है इस रजिस्टर के अंदर, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट आपका हो गया करेक्ट।
अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की, जिसमें यह बोला गया कि 1951 के बाद सिर्फ एक बार ये रिकॉर्ड मेंटेन किया गया था। हाँ, 1951 में एक सेंसस हुआ था, ठीक है। उस सेंसस के बाद, यानी कि आप ये कह सकते हो आफ्टर कि उस सेंसस के बाद आसाम के अंदर ही इस डाटा को मेंटेन किया गया। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। बाद में इसे सिटीजन एक्ट 1955 लाया गया हमारी कंट्री के अंदर, और उस हिसाब से इसे अब कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी इसे डाल दिया गया। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया। अब आपके लिए जो क्वेश्चन है वो ये होने वाला है कि आपको ये बताना है कि भाई इकोनॉमी के बारे में, यानी कि जीडीपी के बारे में बताना है, जो मैंने आपको थोड़ा डिटेल में डिस्कस भी किया था कि हमारी कंट्री में जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये मैंने आज की वीडियो में आपसे डिस्कस किया, ये बताना है। इसके अलावा आपको ये बताना है कि जो एनएसओ है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, यानी कि दो क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन के आपको मेथड ऑफ नेशनल इनकम, जो भी है मेथड ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेशन, नेशनल इनकम को किस किस मेथड से कैलकुलेट करते हैं ये आपको बताना है। और सेकंड क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि एनएसओ जो है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि आपका स्कोर कितना है। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, और भी वीडियो आप देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन पर।